Dear students, welcome to revision and test session 2021. Dear students, revision और टेस्ट सेशन का जो आपका फर्स्ट टेस्ट है वो केमिस्ट्री का। इस केमिस्ट्री के टेस्ट 1 में जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो हैं चैप्टर्स 1+2। इस डिस्कशन में हम दो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पेपर ए है और दूसरा पेपर बी है। तो पहले देखते हैं पेपर ए की डिस्कशन। पेपर ए का जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन एट एसटीपी। अब देखिए मीथेन का जो मोलर मैस होता है वो भी 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम का मतलब है ये जो है ये मीथेन का 1 मोल है और 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इट मीन्स इसका आंसर बीटा हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मैस। सबसे कम मैस किसका है? 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मैस 32 ग्राम होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम है। 7 ग्राम ऑक्सीजन का मैस 7 ग्राम है। 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम मोल होता है, इसका मतलब नाइट्रोजन एटम के 2 मोल हैं। नाइट्रोजन एटम के 2 मोल का मतलब है 28 ग्राम। नाइट्रोजन एटम का जो मैस है वो 14 होता है, 2 मोल होंगे तो 28 हो जाएगा। 3.061 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। जब इतने एटम होते हैं तो वो हाफ मोल होता है, इसका मतलब है ये कार्बन का हाफ मोल है। और जो हाफ मोल है कार्बन का, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम होता है। जो हाफ मोल होगा कार्बन का वो आ जाएगा 6 ग्राम। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सबसे कम मैस आएगा वो कार्बन का आएगा। इन सबसे ऑक्सीजन 32 है, सिल्वर का 7 है, नाइट्रोजन 28 है। तो सबसे कम मैस जो है वो नाइट्रोजन इसका कार्बन का है। डेल्टा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का एक ही आइसोटॉप होता है, गोल्ड है, आर्सेनिक है और इसी तरह फ्लोरीन और आयोडीन है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनका एक ही आइसोटॉप होता है। तो आर्सेनिक इज मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। Many elements have fractional atomic masses. This is because fractional atomic masses की जो वजह होती है क्योंकि ये उनकी relative abundance से हम निकालते हैं और relative abundance से निकालने की वजह से जो masses आते हैं, जो average masses आते हैं, वो mostly fraction में आते हैं। इसी वजह से इनको fractional atomic masses कहते हैं। तो ये आंसर डेल्टा बन जाएगा। ये फर्स्ट 4 एमसीक्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है 5th वाला एमसीक्यू, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम का मैस होता है 40, कार्बन का मैस होता है 12 और 3 ऑक्सीजन हैं, इनका मैस होता है 48। एक का मैस 16 है। अगर हम सारे का सम लेंगे तो ये मैस बनेगा 100। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। In chromatography, the point at which solvent rises maximum, जहां तक सॉल्वेंट मैक्सिमम राइज करता है, अगर हम क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर है उसको ड्रा कर लें, यहाँ पर ये इसकी बेस लाइन होती है जहां पर हम स्पॉट प्लेस करते हैं और जहां तक सॉल्वेंट राइज करता है ये जो पॉइंट होता है अप टू विच सॉल्वेंट राइजेस मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सबसे जो कॉमन सॉल्वेंट है दैट इज डाई इथाइल ईथर। ईथर को ज्यादातर यूज करते हैं। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 34 डाइथाइल ईथर का होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, इसको सेपरेट करना आसान होता है। आयोडीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन।
अगर होता आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको प्योर करना है, फिर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करते। आयोडीन सॉलिड है तो सॉलिड को हम सब्लिमेशन से प्योर करेंगे, जबकि आयोडीन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जो है वो प्योर करेंगे। तो इसका आंसर सब्लिमेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, उसका सेक्शन 1 है, कैलकुलेट द मैस इन 10 ग्राम्स इन ग्राम्स ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। यानी हमें मोल दिए हुए हैं। जब भी आपने इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले जो चीज़ लिखनी होती है, आपने लिख लेना होता है गिवन डाटा, कि जो चीज़ आपको दी गई है वो क्या है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, आपको मोल दिए गए हैं, और मोलर मैस तो आप वैसे ही फार्मूले से निकाल लेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले गिवन डाटा मेंशन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, यानी आप निकालना क्या चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है इसमें। आपने निकालना है मैस, और मैस फिर कैसे निकालेंगे, एंड पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मोल वाला, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिफाइन ग्राम फार्मूला और ग्राम मॉलिक्यूल, ये मोल की डेफिनेशंस हैं। ग्राम फार्मूला जो है ये आयोनिक कंपाउंड के लिए है, और ग्राम मॉलिक्यूल जो है ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए है। लेकिन इनको डिफाइन करने के साथ साथ आपने हर एक की एग्जांपल भी देनी है। यहाँ पर एग्जांपल भी देंगे हर एक की सॉल्व डेफिनेशन के साथ, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे इसके। तो यहाँ पर एग्जांपल देना जरूरी है। व्हाट इज स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री की डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के एलिमेंट पूरे करेंगे कि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान है, और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स इसके पूरे होने चाहिए डेफिनेशन के। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ये बात मेंशन करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि कभी खत्म ही नहीं होते। देखें लिमिटिंग रिएक्टेंट तो जो है ये कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन चूंकि कभी खत्म नहीं होते, ये दोनों डायरेक्शंस में चलते रहते हैं। इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शंस में लिमिटिंग का जो रिएक्टेंट का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये स्टॉप नहीं होते, ये चलते रहते हैं। Why in experimental work one or more reactants are used in excess? दो बातें होती हैं। एक्सेस रिएजेंट यूज करते हैं, एक उसका फायदा होता है टू मेक द रिएक्शन फास्टर, हम रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं, और दूसरा होता है टू कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएजेंट कंप्लीटली। तो ये दो बातें लिखेंगे कि हम एक्सपेंसिव रिएजेंट को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, और एक्सेस यूज करने का मतलब है रिएक्टेंट की कुलियन ज्यादा करना, ताकि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए। 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम इसका 1 मोल होता है, और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज ये भी 1 मोल होता है। चूंकि दोनों का 1 मोल है, 1 मोल में मॉलिक्यूल हमेशा सेम होते हैं, तो यही वजह है दोनों का, चूंकि 1 मोल लिया गया है तो 1 मोल में मॉलिक्यूल हमेशा सेम होते हैं। बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, एटम दोनों में डिफरेंट होंगे। अगर 1 मोल ग्लूकोज में देखें, 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, 1 मोल ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12 होते हैं, और इसी तरह 1 मोल ग्लूकोज में ऑक्सीजन भी 6 होते हैं। लेकिन अगर आप सुक्रोज में चेक करेंगे, अगर इसको टोटल कर लें तो ये 24 एटम बनते हैं। अगर आप सुक्रोज में देखेंगे तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, C12H22 हो गया, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो 11 है, यानी ये 45 एटम बन जाएंगे। तो मॉलिक्यूल तो दोनों में सेम है क्योंकि 1 मोल है, लेकिन एटम दोनों में डिफरेंट हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल में आपने लिखना है कि कंपोनेंट किस बेस पे सेपरेट होते हैं। तो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्शन विद स्टेशनरी आर मोबाइल फेज, यानी दो तरह के फेज होते हैं, आपने फेज मेंशन करने हैं, और उनके साथ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, सोलबिलिटी भी कह सकते हैं, उसकी बेस पे सेपरेट होते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है कि सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एडिंग एन अदर सॉल्वेंट। पहले तो डेफिनेशन पूरी करेंगे, फिर जो सॉल्वेंट है उसकी कंडीशन लिखेंगे कि जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे इन विच सल्यूट इज मोर सॉल्वेंट एंड एडेड सॉल्वेंट डजंट मिक्स विद द सॉल्यूशन।
और फिर इसकी एग्जांपल भी दे देंगे ईथर एक्सट्रैक्शन, सिर्फ नाम लिख देंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो एग्जांपल है वो ईथर एक्सट्रैक्शन है। Why brown color of triiodide fades upon the addition of CCl4? CCl4 ऐड करने से ट्राईआयोडाइड का कलर जो है फेड क्यों हो जाता है? एक्चुअली जो ट्राईआयोडाइड है, ट्राईआयोडाइड इसका कलर ब्राउन होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे ही हम इसमें CCl4 ऐड करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट चली जाती है, इक्विलिब्रियम आयोडीन की तरफ चली जाती है और ये आयोडाइड वाटर से निकलकर आयोडीन की तरफ चले जाता है CCl4 में, और इसका जो ब्राउन कलर है फेड हो जाता है और पर्पल कलर जो है आयोडीन का वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंशन करेंगे कि ये आयोडीन और आयोडाइड ट्राईआयोडाइड इक्विलिब्रियम में होते हैं। CCl4 ऐड करने से इक्विलिब्रियम रिवर्स आ जाती है और इसका कलर जो है वो ब्राउन से पर्पल की तरफ आ जाता है। How will you separate pure NH4Cl from the mixture of NaCl and NH4Cl? अब इसमें अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन होती है और NaCl जो है इसकी सब्लिमेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है हम इसको सब्लिमेशन से प्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना लिखना जो है वो ठीक नहीं है कि सब्लिमेशन से करेंगे, साथ आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे इन्वर्टेड फनल टेक्निक, यानी इन्वर्टेड फनल टेक्निक जो है वो आप बताएंगे कि इन्वर्टेड फनल टेक्निक इस तरह से हम दोनों का मिक्सचर यहाँ पर प्लेस करेंगे। इन्वर्टेड फनल टेक्निक में इन्वर्टेड फनल ऊपर रख देंगे और फिर हीट करेंगे और इस तरह पूरा सब्लिमेशन का आपने यहाँ पर प्रोसेस लिखना है जब आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव सेक्शन का जो पार्ट 2 है। सबसे पहले इसको जब आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्व करना है, मैंने पहले बताया सबसे पहले तो गिवन डाटा देखें, इसमें गिवन डाटा क्या है, और गिवन डाटा में आपको देखें वॉल्यूम दिया गया है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके साथ साथ आपको मैस दिया गया है और मैस कितना दिया गया है, मैस आपको दिया गया है 0.72 ग्राम। गिवन डाटा के बाद दूसरी चीज आप लिखेंगे कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज चाहिए है, तो रिक्वायर्ड आपको मोलर मैस। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाइड करेंगे, फार्मूला के कौन सा होगा, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पर आपको मोल निकालने पड़ेंगे वॉल्यूम से, क्योंकि आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम 22.414 होता है। याद रखिएगा आंसर के साथ जब मोलर मैस निकालेंगे, आंसर के साथ हर जगह पर पूरे न्यूमेरिकल में हर जगह यूनिट लिखने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो मोलर मैस होगा उसके यूनिट बनेंगे ग्राम पर मोल एंड पे, ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरे वाला न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इसी तरह, सबसे पहले तो गिवन डाटा मैस दिया हाइड्रोजन का और इसके अलावा डेंसिटी दी हुई है। इसके बाद आपने गिवन डाटा के बाद आपने इसके रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इसका वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, और उसके बाद आपने गिवन फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। इस तरह स्टेप वाइज आप सॉल्व करेंगे तो फिर सारे नंबर मिलेंगे। यानी पहले हाइड्रोजन के मोल निकालें, फिर कंपेयर करके HCl के मोल निकालें, फिर HCl का मैस निकालें और फिर HCl सॉल्यूशन का मैस निकालें, और फाइनली डेंसिटी वाले फार्मूले से, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी वाले फार्मूले से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू M ओवर V। नेक्स्ट है टेस्ट 1 का जो पेपर बी है, चैप्टर 1+2 में से पेपर बी में भी वैसे ही सबसे पहले सेक्शन 1 है ऑब्जेक्टिव का सेक्शन। इसमें पहला MCQ है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन। लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है और ये रिएक्टेंट जो होता है स्मॉलर अमाउंट में होता है और ये जल्दी खत्म हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसीडरेशन। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है तो ये मिनिमम प्रोडक्ट बनाता है। ब्रोमीन हैज आइसोटॉप्स, ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप होते हैं और बोरोन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। अ रिंग इज मेड अप ऑफ 6 ग्राम डायमंड, 6 ग्राम डायमंड है, मैस दिया हुआ है, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो मैस ओवर मोलर मैस करेंगे और फिर इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। या आप सिंपली आप ऐसे समझें ये हाफ मोल है, 6 ग्राम का मतलब आधा मोल है, और आधे मोल में एटम कितने होते हैं 3.01 10⁻23। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देखें वॉल्यूम निकालने के लिए आपको मोल चाहिए,
मोल कैसे निकलते हैं, मैस कितना है 4.4, इसको डिवाइड कर दें आप मोलर मैस 44 से, मैस ओवर मोलर मैस इनटू मोलर वॉल्यूम, और फिर मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं 4.4 का, और वो आ जाएगा 2.24। सिंपली 44 का होता है 1 मोल, 1 मोल का 44 22.414 होगा 1 मोल का। चूंकि ये 4.4 है तो इसका मतलब आपने 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.24। मैस ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज, एक ऑक्सीजन एटम का मैस कितना होता है। देखें, एक एटम का मैस या तो एएमयू में शो करते हैं, यहाँ पर एएमयू में कोई भी हमारे पास आंसर नहीं है, या फिर एक एटम का मैस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका एक ऑक्सीजन एटम का मैस है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी ऑक्सीजन का मैस होता है 16, 16 को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये एक ऑक्सीजन के एक एटम का मैस आ जाएगा। या तो एएमयू में दिया गया होगा, या फिर अगर आपने ग्राम में निकालना है तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो मैस है उसको डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर से। जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एवोगैड्रो से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पावर माइनस में चली जाएगी, जब ये ऊपर आएगा तो ये इसका आंसर बीटा बन जाएगा। The process in which solid on heating is changed directly into the gas and gas on cooling, ये sublimation की definition है। A technique used to separate solute from solution in which solute is more soluble and added solvent doesn't mix with the solution, ये solvent extraction की statement है। A component having small value of distribution coefficient mostly remains in, देखें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, के होता है कंसंट्रेशन इन मूविंग फेज, यानी जो मोबाइल फेज है उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, और डिवाइड इसको कर देते हैं कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज। इस तरह से के की वैल्यू निकलती है। अब वो कहता है के की वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू से मुराद है नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी, इसका मतलब है स्टेशनरी फेज में उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। तो के की वैल्यू कम आने से मुराद है स्टेशनरी फेज में जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट जो है कंपोनेंट की वो ज्यादा होगी। सब्जेक्टिव है सेक्शन 1, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की आपने डेफिनेशन लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, और फिर मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी लिखनी है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी प्लेस कर देनी है, जैसे एग्जाम्पल आपने दे देनी है हाइड्रोजन की या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की। एटॉमिक मैसेज में बी इन फ्रैक्शन, एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में क्यों आते हैं ये आपने बताना है कि क्योंकि हम इसको एवरेज से निकालते हैं, ये एवरेज मैसेज होते हैं, और कहाँ से निकालते हैं, आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस से निकालते हैं। आप यहाँ पर नियोन की एग्जांपल भी दे सकते हैं जो कि चैप्टर में एग्जांपल नंबर 1 है। नियोन की एग्जांपल दे सकते हैं कि देखें जब हम उसके आइसोटॉप्स की जो परसेंटेज है उसको मैसेज से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालते हैं तो फ्रैक्शन में आती है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 ग्राम सोडियम, इसमें भी आपने पहले गिवन डाटा लिखना है कि डाटा क्या है, आपके पास मैस दिया है और मोलर मैस आपको पता है सोडियम का 23 है। फिर रिक्वायर्ड क्या है, आपने मोल निकालने, और एंड पे फार्मूला मोल किसके बराबर होता है, मैस ओवर मोलर मैस। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो आपने बताने हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन का भी 1 मोल होता है, 16 ग्राम मीथेन का भी और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सब का 1 मोल होता है, इसी वजह से सबका वॉल्यूम सेम है। अब वो कहता है हालांकि इनके साइजेस और मैसेज डिफरेंट हैं, तो आपने बताना है साइजेस और मैसेज अफेक्ट नहीं करते वॉल्यूम को। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल अपने डायामीटर का 300 टाइम्स एक दूसरे से अवे होते हैं। तो इस तरह आपने ये वजह ज़रूर बतानी है कि मैसेज और साइजेस वॉल्यूम को अफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने डायामीटर का 300 टाइम्स अवे होते हैं। लास्ट में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 24 ग्राम आइस, 24 ग्राम जो आइस है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सबसे पहले गिवन डाटा लिखें कि इसमें मैस दिया गया है और मोलर मैस आपको पता है 18 है। फिर रिक्वायर्ड क्या है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। फिर फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाइड यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे।
व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस छोटी सी आप हेडिंग बना लेंगे, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताती, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी नहीं बताती, और इवन ये हमें ये भी नहीं बताती कि रिएक्शन अगर ना भी हो रहा हो तो हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। इस तरह से आप 3 या 4 पॉइंट इसके बना के लिख देंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं बताती, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन का नहीं बताती, कंडीशन के साथ साथ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नहीं बता रही होती कि चेंज कैसे आती है, हीट चेंज, और फिर केमिकल इक्वेशन फॉर कैन बी रिटन फॉर दोज रिएक्शंस व्हिच आर नॉट टेकिंग प्लेस। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट आप लिख देंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सल्यूट की दो कंपोनेंट्स, दो फेजेस में, वो एक मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज, या दो सॉल्वेंट्स में हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर, या पोलर और लेस पोलर में। और फिर किस टेक्निक में ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट टेक्निक अप्लाई होती है, इट्स एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एज वेल एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी दोनों टेक्निक्स पर अप्लाई होती है। आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI। देखिए यहाँ पर आप बताएंगे कि आयोडीन तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इसको वाटर में सॉल्युबल करवाने के लिए हम इसमें KI यानी पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड से ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ये ट्राई आयोडाइड बना देता है। ट्राई आयोडाइड या पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बन जाता है यहाँ पर। और पोटेशियम ट्राई आयोडाइड चूंकि आयनिक है तो आयनिक होने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम इससे रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव रिएजेंट को कंज्यूम भी कर सकते हैं। हाउ द वैल्यू ऑफ K गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें आप K डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का एक तो फार्मूला लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बराबर होता है कंसंट्रेशन इन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, और फिर बता देंगे कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज़्यादा कंपोनेंट मूव करता है और स्टेशनरी फेज में तो मोबाइल फेज में ज़्यादा चले जाता है, स्टेशनरी फेज में कम, तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब है मोबाइल फेज में ज़्यादा है। K की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब है ये स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है। और अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है स्टेशनरी और मोबाइल फेज में इक्वली डिवाइड हो गया है। इस तरह से आपने तीनों K की वैल्यूज, एक तो उसका फार्मूला लिखना है K का, और फिर K की तीनों वैल्यूज भी यहाँ पर आपने डिस्कस करनी है कि ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होता है, लेस देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो। सब्जेक्टिव सेक्शन 2 है, इसमें दोनों न्यूमेरिकल हैं, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी बताया आपको, सबसे पहले तो आपने गिवन डाटा लिखना है। इसमें हमें दिया गया है 14 ग्राम KOH मैस दिया हुआ है, और फिर इसका मोलर मैस भी हमें पता है। इसके बाद आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि आपने रिएक्शन बताना है KOH और H2SO4 का। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड में क्या आना है, नंबर ऑफ ग्राम यानी मैस निकालना है K2SO4 और वाटर का, और फिर आप इसका सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो आप चूंकि मोल निकालेंगे, इसके मोल निकालने के बाद आप मोल निकालेंगे वाटर के और K2SO4 के, और जो मोल निकलेंगे इन दोनों के उनको इनके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उनके मैसेज आ जाएंगे। इसी तरह ये भी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। एम और एस की पहले तो इक्वेशन लिखें कि 2m + 3s m2s3 बन जाता है। ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा में दोनों को मैसेज दिए हैं, दोनों के मैसेज से आप सल्फर के मोल बना लें और सल्फर के मोल से फिर आप कंपेयर करके जो है मोल निकाल सकते हैं मेटल के। अब मेटल के मोल आप सल्फर से कंपेयर करके निकालेंगे, मोल का पता चल गया, मैस का पहले ही पता है आपको, तो आप इसका मोलर मैस निकाल के बता सकते हैं ये कौन सी मेटल है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि सबसे पहले गिवन डाटा लिखें, अगर स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है तो फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर रिक्वायर्ड लिखें कि आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, और एंड पे सोल्यूशन लिखें। इस तरह से आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था स्टूडेंट हमारा पेपर A और B और उसकी डिस्कशन।
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो पेपर 2 होगा गैसेस वाले चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उस पेपर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।